नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो हमारी सीरीज चल रही है एलटी ग्रेड के लिए प्रैक्टिस सेट की। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये हो जाता है 14 नंबर का, यानी कि 14 नंबर का जो है प्रैक्टिस सेट हमारा यहाँ पर हो जाएगा आज। और इससे पहले हमने करा दिए हैं 1 से लेकर 13 प्रैक्टिस सेट। अगर वो प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहां पर आपको 1 से लेकर 13 के जो है बेहतरीन जो क्वेश्चन वाले प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये जितने भी हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं इनमें से काफी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इनमें ऐसे हैं जो बार बार आप परीक्षाओं में जो है रिपीट भी होते हैं। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह के बेहतरीन वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। और पहला ही क्वेश्चन हो जाएगा आज का हमारा इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारण काल नामक दो उप शीर्षकों में विभाजित किया है? ये कौन सा हो जाएगा, कौन हो जाते हैं वो इनमें से जिन्होंने दो उप शीर्षकों में विभाजित किया है संधिकाल तथा चारण काल को? तो ये हो जाते हैं आपके राम कुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। इसके अलावा यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो ये आपका क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले बनेगा आपका चारण काल, ये किसने कहा है? यहाँ पर है संधिकाल और चारण काल, दो भाग दिख रहे हैं, दो भाग है आपके रामकुमार वर्मा के। अगर आपसे पूछ लिया जाए चारण काल किसने कहा है, तो चारण काल कहा गया है यहाँ पर जॉर्ज गिरियसन के द्वारा। नाम आपको याद रखना है, गिरियसन हो जाते हैं ये। इसके अलावा पूछा जाएगा आपसे कि वीर गाथा काल किसने कहा है? वीर गाथा काल आदिकाल को किसने कहा है? तो वीर गाथा काल कहा है यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये कहा गया है। इसके बाद यहां पर पूछा जाएगा आपसे आधार काल जो है आदिकाल को किसने कहा है? तो आदिकाल कहा है सुमन राजे ने। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनेगा वो बनेगा आपका यहाँ पर कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो सिद्ध सामंत काल क्या कहा है? ये कहा है सिद्ध सामंत काल। तो सिद्ध सामंत जो काल कहा है वो कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, ये हो जाते हैं यहां पर आपके जिनसे आपके क्वेश्चन यहां पर बनने वाले हैं। अगला हमारा क्वेश्चन बनेगा किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं आपकी परीक्षाओं में। तो यहां पर पूछा गया है किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो ये देने वाले हो जाते हैं यहाँ पर मिश्र बंधु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों का वर्णन किया है? तो इन्होंने किया है लगभग 4591 कवियों का। लगभग में माने जाते हैं ये 5000, एग्जैक्ट कितने हैं? 4591 कवियों का विवरण दिया है इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में। अब से यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि मिश्र बंधु में किस किस के नाम आते हैं? तो मिश्र बंधु में 3 नाम आपको देखने को मिलते हैं। उनमें सबसे पहले देखने को मिलेगा आपका गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ठीक है, 3 नाम आपको यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे। रसवंत कवि वतन को रस ज्यों अखरान के ऊपर है छल के, उक्त पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? रसवंत कवितन को रस जो अखरान के ऊपर है छल के। तो ये जो पंक्तियां हो जाएंगी ये पंक्तियां मानी जाती हैं आपकी चिंतामणि की। डी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, चिंतामणि की ये हो जाती है। और चिंतामणि के द्वारा कुछ और भी ग्रंथ लिखे गए हैं जिनमें आपके देखने को मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट है, उनमें आपको देखने को मिल जाता है। जैसे एक देखने को मिलेगा काव्य विवेक, विवेक। ठीक है, एक देखने को मिलेगा आपका यहाँ पर काव्य प्रकाश। कौन सा हो जाएगा? काव्य प्रकाश। एक देखने को मिलेगा आपका रस विलास, जो कि कई बार परीक्षाओं में एजीटीज उठाकर पूछा गया है, रस विलास। ठीक है, तो ये कई जो है रचनाएं हैं जो आपकी चिंतामणि की हो जाएंगी। भाव विलास किसकी रचना है?
भाव विलास की यहाँ पर बात की गई है, किसकी हो जाएगी भाव विलास? तो भाव विलास हो जाती है ये देव की, बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। भाव विलास है। इसका रचना का ईयर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1689 ईस्वी में इसकी रचना की गई है, ठीक है। और भाव विलास जो है ये हो जाती है देव के द्वारा की गई है। नीकी हुई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तज्यो मनो तारण बिरदु बारक बन बारनु तारी। बिहारी के इस दोहे में व्यक्त भाव है, ये बिहारी के द्वारा लिखा गया है दोहा, और इसमें जो भाव है वो कौन सा है? श्रृंगार है, भक्ति है, नीति है, या प्रकृति चित्रण है? तो यहाँ पर जो इसका भाव हो जाएगा वो हो जाता है एक भक्ति की जो है यहाँ पर बात कही गई है। नीकी दई अनाकनी फीकी परी पुहारी, तज्यो मनो तारण बिरदो बारक बारनु तारी। तो जो बिहारी का ये दोहा है इसमें भक्ति भाव आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। बिहारी कौन थे अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बिहारी हो जाते हैं ये रीति जो है, रीति सिद्ध कवि, ये हो जाएंगे आपके बिहारी, ठीक। और इनकी एकमात्र रचना है, बिहारी की एकमात्र रचना है, और उस रचना का नाम है बिहारी सतसई। कौन सी हो जाएगी? बिहारी सतसई जो है यहाँ पर इसका जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर। अगला क्वेश्चन बनेगा, भल्ला हुआ जो मारिया बहिनी हमारा कंतु, लज्जेज तू वह सियऊ जय भग्या घरु एंतु। ये प्रसिद्ध पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? ये बार बार जो है पूछी जाती हैं, और ये जीआईसी में, एलटी ग्रेड में, ठीक है, और भी कई परीक्षाएं जिनमें ये क्वेश्चन आपका बनता है। टीजीटी पीजीटी में भी ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो ये जो आपकी पंक्तियां हैं ये लिखी गई हैं आपकी हेमचंद्र के द्वारा, ठीक है। हेमचंद्र के द्वारा जो है ये पंक्तियां आपकी लिखी गई हैं। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्षिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। नक्षिक होता है जो है आपका नाखून से लेकर शिखर तक, ठीक है। तो ये नाखून से लेकर शिखर तक की बात यहाँ पर की गई है। कलचुरी राजवंश की 7 नायकों का जो वर्णन मिला है तो ये मिला है आपका राउरबेली में, बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। राउरबेली किसकी है ये इंपोर्टेंट हो जाएगा। तो राउरबेली की जो रचना की है वो की है रोड़ा कवि ने। कौन से हो जाते हैं? रोड़ा कवि। इनके द्वारा जो है रचना की गई है राउरबेली की, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है इसकी राउरबेली की, ये जो है एक शिलांकित कीर्ति है। शिलांकित, शिलांकित जानते हैं आप सभी, शिला पर अंकित, ठीक है। तो एक शिलांकित जो है कीर्ति मानी जाती है, और ये जो है एक चंपू काव्य भी है, ठीक है, यानी कि चंपू काव्य। अब चंपू काव्य क्या होता है? तो चंपू काव्य जिसमें गद्य और पद मिश्रित रचनाएं होती हैं। तो कई क्वेश्चन आपके इसी एक क्वेश्चन से यहाँ पर बनने वाले हैं, ठीक है। राउरबेली हो जाती है जिसमें आपका कलचुरी राजवंश की 7 कन्याओं के नक्षिक वर्णन जो है दिया गया है। ये किसकी है? ये रोड़ा कवि की है। ये कौन सी है? ये शिलांकृत कीर्ति है, ठीक है। और ये एक चंपू काव्य है, और ये जो है गद्य और पद में मिश्रित रचना। तो कई क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन जाते हैं। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? ये जो बात कही गई है आचार्य शुक्ल के द्वारा, ये किस ग्रंथ के बारे में कही गई है? तो जो बात कही गई है ये कही गई है आपकी पृथ्वीराज रासो के बारे में। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो बन जाएगा यहाँ पर पृथ्वीराज रासो, ठीक है। तो ये पृथ्वीराज रासो हो जाता है, और ये आचार्य शुक्ल का जो कथन है ये आपका यहाँ पर माना जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन बनता है, सारे जो क्वेश्चन यहाँ पर हमने अपने प्रैक्टिस सेट में लिए हैं वो ऐसे लिए हैं जो आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको सारे प्रैक्टिस सेट को देख लेना है, और अगर आप चाहते हैं कि हम इन प्रैक्टिस सेट को कम से कम जो सारे प्रैक्टिस सेट है उनको एक साथ ही जो है एक वीडियो में बना कर दे दें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम इनको जो है आपको कंपाइल करके एक ही वीडियो में कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको बार बार जो है प्रैक्टिस सेट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको जो है सारे प्रैक्टिस सेट जो है एक ही वीडियो में उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। उससे आपको ये फायदा हो जाएगा, आप अगर 10 प्रैक्टिस सेट की एक वीडियो देख लेंगे तो आपके
जो है कम से कम 50% क्वेश्चन जो है वहीं से आपके निकल जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन वो है जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं, संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, उचित प्रतीत होता है, उचित नहीं प्रतीत होता है संत साहित्य के संबंध में। तो जो उचित नहीं प्रतीत होगा वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो संत साहित्य है वो एक वैचारिक भूमि पर स्थित होता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मन स्थिति का परिणाम है, तो ये भी कहा जा सकता है। ठीक है, उस समय जो है आपका इस्लामिक आक्रमण से जो है त्रस्त हो चुकी थी जनता। संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, तो ये आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। संत साहित्य को केवल भजन पूजन के स्तर पर नहीं देखा जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि संत समाज में जो है भजन पूजन जो है वो निषेध माना जाता था। ठीक है, तो संत समाज में क्या था, तो वो करते थे निराकार स्वरूप की उपासना। जो संत समाज है ईश्वर के निराकार स्वरूप की जो है वो उपासना करते थे, तो इसलिए भजन पूजन केवल देखा जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर गलत माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद बनता है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया था कौन सा उचित नहीं प्रतीत होता है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। किस पंक्ति का संबंध उलटबासी से है, किस पंक्ति का संबंध उलटबासी से है, तो यहां पर हम बताएंगे उलटबासी को। तो इसका जो संबंध हो जाएगा वो हो जाता है आपका आकाशे मुख ओंधा कुआ पाताले पानी हरी। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उलटबासी जो है वो सीधे सीधे ना कहकर घुमा फिरा कर और उलट कर जो है कविता के माध्यम से कही हुई बात जो है उसको उलटबासी कहा जाता है। ठीक है, तो सीधे सीधे नहीं कहेंगे, वो घुमा फिरा कर जो है इस बात को कह देंगे। ये बात थी आपकी उलटबासी। कली कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय, उक्ति जो है किस कवि द्वारा रचित है। तो इस तरह से जो भी आपकी उक्तियां होती हैं, कथन होते हैं, उनसे काफी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बनते हैं और स्टूडेंट जो है यहीं पर फंसते हैं। ठीक है, क्योंकि पता नहीं होता कि कौन सी उक्ति जो है किसकी है, तो इसके लिए तो आपको बहुत ज्यादा जो है डीप में भी पढ़ने की आवश्यकता है। और अगर आप डीप में पढ़ने का समय आपके पास नहीं है तो आप जो है प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है आपका 11 नंबर, और इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, ये जो उक्ति मानी जाती है वो मानी जाती है नाभादास की, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, कली कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भव, ये जो है नाभादास की रचना हो जाती है। ठीक है, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये जो नाभादास है ये अग्रदास के शिष्य माने जाते हैं, तो ये अग्रदास है, इनके जो है शिष्य माने जाएंगे। ठीक है, अग्रदास गुरु हो जाते हैं इनके। राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाएंगे, तो ये माने जाएंगे हित हरि वंश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका भी यहाँ पर करेक्ट आंसर। जो राधा वल्लभ हैं ये गोस्वामी हित हरिवंश से जो है उनके प्रवर्तक जो है माने जाते हैं। अगर आपसे इनका जन्म पूछ लिया जाए राधा वल्लभ का, ठीक है, तो जन्म इनका माना जाता है 1559 जो है, और ये माना जाता है विक्रमी संवत्ति में। ठीक, उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है, मिली जुली आम फहम राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और वह निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होती है। ठीक है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और ये किस विद्वान के प्रति कहा गया कथन है, तो किस विद्वान के प्रति कहा है उन्होंने ये कथन, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। ठीक है, ये कथन जो है उन्होंने कहा है। वे धर्म में विशिष्टता देववादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है? अब यहाँ पर कहा है मैथिली शरण गुप्त के बारे में। ठीक है, ये कथन कहा है, कहा किसने है, तो ये कहा गया है डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा। सी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, वे
धर्म में विशिष्टता दैववादी है, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी है। तो ये बच्चन सिंह ने कहा है और मैथिली शरण गुप्त के बारे में ये कहा है बच्चन सिंह ने। तुलसीदास के रचनाकार हैं, जो तुलसीदास हैं उसके रचनाकार माने जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए तुलसीदास का ईयर, रचना का ईयर भी तो आपसे पूछा जाता है, मैचिंग करने के लिए पूछा जाएगा। तो ये पूछा जाएगा आपसे 1938 में जो है इसकी रचना की गई है त्रिपाठी जी यानी निराला जी के द्वारा, और ये उनकी प्रमुख कृतियों में से एक मानी जाती है। कामाध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? कामाध्यात्म की जो समस्या है वो निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? तो ये उठाई गई है आपकी उर्वशी में। सी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब ये उर्वशी है किसकी? तो उर्वशी हो जाती है आपकी रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी हो जाएगी? रामधारी सिंह दिनकर की जो है ये हो जाती है आपकी उर्वशी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन बनता है संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? ये क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आप इन क्वेश्चन को एक बार देख लें तो जल्दी से भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, क्योंकि संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन ये बहुत कम जो है क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं, स्टूडेंट के जो है दिमाग में सेट हो जाते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा गजानन माधव मुक्तिबोध। ए हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर गजानन माधव मुक्तिबोध बन जाएगा। ठीक है, समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया है? अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी तैयारी को परख भी सकते हैं। और यहां पर जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा विशंबर नाथ उपाध्याय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आपसे पूछा गया था समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया है? तो ये किया है विशंबर नाथ उपाध्याय ने। कब की बात है ये? तो ये बात हो जाती है आपकी 1976 की। ठीक है, ये हो जाएगा आपका समकालीन कविता की भूमिका जो है, इसका जो रचना है वो हो जाएगी समकालीन कविता की भूमिका, वहां से जो है लिया गया है। राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा, तो इसकी जो भाषा मानी जाती है राजा भोज का सपना की भाषा, ये मानी जाती है आपकी हिंदी उर्दू मिश्रित। ठीक है, और ये जो रचना है ये किसकी है? जो राजा भोज का सपना, ये जो रचना है वो किसकी है? तो ये रचना मानी जाती है आपकी शिव प्रसाद सितारे हिंद की। कौन हो जाएंगे? शिव प्रसाद, पूरा नाम है इनका सितारे हिंद। ठीक है, ये है इनका पूरा नाम, शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनकी ये रचना है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, यह नाटक किसने लिखा है? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, तो ये जो नाटक लिखा गया है ये लिखा गया है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका करेक्ट बन जाएगा। भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो ये माना जाएगा नाट्य रासक। भारत दुर्दशा को जो है नाट्य रासक माना जाता है। और जो भारत दुर्दशा है इसका जो रचना का ईयर है वो है आपका 1880। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? 1880 जो है इसका ईयर हो जाएगा। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम क्या है? बाजार के बीच और बाजार के खिलाफ, इसकी लेखिका का नाम क्या है? तो इसकी लेखिका का नाम हो जाता है आपका प्रभा खेतान। ठीक है, बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चित कोबरा उपन्यास की लेखिका का क्या नाम है? चित कोबरा हो जाती है, इसकी लेखिका का क्या नाम है? तो चित कोबरा की जो लेखिका है वो हो जाती है मृदुला गर्ग। अगर आपसे पूछ लिया जाए चित कोबरा का प्रकाशन ईयर, तो वो माना जाता है आपका 1979। ठीक है, ये जो है आपका इनका
चर्चित उपन्यास है मृदुलागर का चितकोबरा। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामय शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए हैं। ये कथन किस उपन्यास से उद्गीत है? ये जो कथन है ये लिया गया है आपका बाण भट्ट की आत्मकथा से। ठीक है, डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये जो बाण भट्ट की आत्मकथा है ये किसका है? तो ये जो उपन्यास है ये माना जाएगा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है ये कथन आपका माना जाता है। निम्नलिखित में सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म का आपको चयन करना है, तो सही युग्म कौन सा हो जाएगा यहां पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो 420 है ये आपकी लिखी गई है यशपाल के द्वारा। तो जो 420% है ये आपका यशपाल का हो जाएगा। और जो चंदन महाशय है ये आपकी रांगे राघव की नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये भी आपका यशपाल का हो जाएगा। जो डॉक्टर है ये भी यशपाल की है, और जो मंगला है ये भी आपकी यशपाल की है। तो ये जो तीनों कृतियां हैं ये आपकी तीनों ही जो है यशपाल की हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है? मर गया दीपनाथ, ये जो चर्चित कहानी है इसके जो लेखक हैं वो माने जाते हैं चंद्र किशोर जायसवाल। ये हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपकी कहानी दी गई है और एक तरफ दिए गए हैं आपके कहानीकार। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सा किससे संबंधित है। तो सबसे पहले आ जाता है चतुरी चमार। तो चतुरी चमार ये दी गई है आपकी निराला की हो जाती है ये। ठीक है, तो ए का 3 आपका यहाँ पर बन जाएगा, और ए का 3 दिया गया आपका ऑप्शन नंबर बी में। उसी तरह से देखते हैं नीलम देश की राजकन्या। तो नीलम देश की राजकन्या ये हो जाती है आपकी जैनेन्द्र की। ठीक है, यानी बी का आपका 1 हो जाएगा। डाची की बात करेंगे तो डाची हो जाती है आपकी उपेंद्र नाथ की, सी का आपका 2 हो जाएगा। और परिंदे हो जाता है आपका निर्मल वर्मा का। परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी हो जाएगी। इस तरह से आपका बनता है जो दय है उसका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब यहां पर आपसे पूछा जाएगा अगला क्वेश्चन, कूटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरों के द्वार पर भीख मांगने नहीं चाहता। ये पंक्तियां किस निबंधकार की हैं? ये जो पंक्तियां मानी जाएंगी ये मानी जाएंगी आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी की। यानी जो कूटज है ये जो कहानी है ये आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी की हो जाएगी। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इस पंक्ति में लेखक कौन है? इस पंक्ति के लेखक आपसे पूछे गए हैं। तो इस पंक्ति के जो लेखक है वो माने जाते हैं बाल मुकुंद गुप्त। बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये कहा गया है आपका जो इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति जो आप में है, पर यह तब हो सकता है जब वैसी ही स्मृति की कदर आपके भी हृदय में हो। तो इस कहानी के इन पंक्तियों के जो लेखक है वो बाल मुकुंद गुप्त हो जाएंगे। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? निराला की साहित्य साधना, तो इसके जो लेखक माने जाते हैं वो माने जाते हैं रामविलास शर्मा। और ये जो निराला की साहित्य साधना है ये 3 भाग में जो है इसका प्रकाशन हुआ है। ठीक है, कितने भाग में? 3 भाग में। पहला अगर प्रकाशन पूछा जाएगा, फिर दूसरा पूछा जाएगा, फिर तीसरा पूछा जाएगा। तो पहले की बात करेंगे ये हुआ है आपका 1969 में इसका प्रकाशन हुआ है। दूसरे का प्रकाशन हुआ है 1972 में, और तीसरे भाग का जो प्रकाशन है वो 1976 में हुआ है। ठीक है, ये हो जाता है इसका करेक्ट। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? कबीर और तुलसी ये दोनों एक मिशन के तहत ही लिख रहे थे। ठीक है, तो ये कौन सा इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, यानी ये जो कथन है वो किसका है? तो ये जो कथन कहा गया है वो कहा गया है बच्चन सिंह के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपकी परीक्षाओं में पहले भी ये क्वेश्चन देखा गया है। कहीं न जाए का कही आत्मकथा के लेखक कौन है? कहीं न जाए का कही, तो इस आत्मकथा के जो लेखक माने जाते हैं वो माने जाएंगे भगवती चरण वर्मा। सी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर।
मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा, तो मेरी जीवन यात्रा जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी राहुल सांकृत्यायन की। ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका ईयर, तो इसका ईयर हो जाता है 1946। ठीक है, ये हो जाता है इसका ईयर। व्योमकेश दरवेश इनमें से किसकी जीवनी है? व्योमकेश दरवेश ये किसकी जीवनी है? तो व्योमकेश दरवेश जो है ये हो जाती है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। सी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? अकाल पुरुष गांधी जीवनी की जो रचना की है वो की गई है जैनेन्द्र के द्वारा। ए हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर, अकाल पुरुष गांधी। महादेव वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित जो संस्मरण है, तो वो संस्मरण देखने को मिलेगा आपका मेरा परिवार में। ठीक है, मेरा परिवार का जो आपका प्रकाशन हुआ है वो हुआ है आपका 1972 में। ठीक है, इसमें आपका जीव जंतु और पक्षियों से संबंधित संस्मरण देखने को मिल जाएंगे। दीप जले शंख बजे के रचनाकार कौन है? दीप जले शंख बजे इसके जो रचनाकार माने जाते हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर माने जाएंगे। सी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? अप्रवासी की यात्राएं, तो इसके जो कृति के रचनाकार माने जाएंगे वो माने जाएंगे आपके नगेंद्र। ठीक है, और इसका अगर ईयर आपसे पूछ लिया जाए तो ईयर इसका माना जाता है 1972। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, मैचिंग करने के लिए आपको दिए जाएंगे। अरे यायावर रहेगा याद में सम्मिलित है, क्या क्या सम्मिलित है इसमें? तो इसमें जो सम्मिलित माना जाएगा वो माना जाएगा एक तो माजुली, ठीक है, और एक माना जाएगा आपका बहता पानी निर्मला। तो एक और चार ये आपके करेक्ट माने जाएंगे, और एक और चार दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ये हो जाता है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। तंत्रलोक से यंत्रलोक तक किसका लेखा यात्रा वृत्तांत है? तंत्रलोक से यंत्रलोक तक वो माना जाएगा आपका नगेंद्र का। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र हो जाते हैं। इनका जो है एक ये यात्रा वृत्तांत है। क्या है ये बन जाएगा यात्रा वृत्तांत। ठीक है, किसका है? तो ये माना जाएगा नगेंद्र का। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर म्हारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। इस पद में कौन सा काव्य गुण है? काव्य गुण से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इस पद में जो काव्य गुण देखने को आपको मिल रहा है वो मिल जाएगा यहाँ पर माधुर्य गुण। ठीक है, ये जो है यहाँ पर माधुर्य गुण देखने को मिल जाएगा। माधुर्य गुण वो होता है जिसको किसी काव्य को या किसी पंक्ति को पढ़ने से या उसको सुनने से हमारे जो हृदय में एक मधुरता का विचार आता है, मधुरता का संचार होता है, वो हमें अच्छा लगता है अंदर से। तो वहां पर जो है आपको माधुर्य गुण देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है आपका माधुर्य गुण। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? भरत मुनि ने रस सूत्र का जो विवेचन किया है वो किया है नाट्य शास्त्र में। बी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। सुखद दुखात कोरस कहने वाले आचार्य हैं। सुखाद दुख कोरस कहने वाले जो आचार्य हैं तो वो माने जाते हैं रामचंद्र गुणचंद्र। ठीक है, बी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है? अर्थोपक्षेपक नहीं है, कौन सा है इनमें से? तो ये हो जाता है आपका नीतियाति नीति नियताप्ति। नियताप्ति हो जाएगा जो आपका अर्थोपक्षेपक नहीं है। ठीक है, और जो अर्थोपक्षेपक है उनकी जो संख्या है वो मानी जाती है 5। कितनी मानी जाएगी? 5 उनकी संख्या मानी जाएगी। ठीक है, उनमें आपके एक तो प्रकाशक हो जाते हैं, प्रवेशक हो जाते हैं, दूसरी हो जाती है चूलिका, तीसरे हो जाते हैं आपके विषमभक, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चौथे नंबर के कौन है तो चौथे नंबर पर आपके आ जाएंगे अंकाश्य। ठीक है, अंकाश्य आ जाएंगे, और एक और बचता है जो 5वें नंबर पे, तो वो बनते हैं आपके अंकावतार।
अंक, आओ, तार आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 5 जो है आपको यहाँ पर अर्थोपक्षेपक देखने को मिल जाएंगे। जन्म मरण से भय, वैराग्य, तत्व और शास्त्र आदि के चिंतन होने वाले रस का क्या नाम है? तो रस का जो नाम माना जाता है वो माना जाता है आपका शांत रस। हिमाद्री तुंग सुरंग से प्रबुद्ध सुध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती। अमृत वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। इसमें कौन सा छंद है? तो छंद आपको यहाँ पर बताना है, छंद से भी क्वेश्चन बनते हैं आपकी परीक्षा में। तो यहाँ पर जो छंद माना जाएगा वो माना जाएगा दिक्पाल। ठीक है, क्यों माना जाएगा? कि दिक्पाल में आपकी जो है प्रत्येक चरण में आपकी मात्राएं होती हैं 24-24, तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये दिक्पाल ही बन जाएगा। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु, पुर को ताजी डारो, आठों सिद्ध नव निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इन पंक्तियों में जो छंद माना जाएगा वो माना जाता है आपका सवैया। डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना, तो ये माना जाता है आपका विभावना अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है और ये बन जाएगा, तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी उर्वशी समान में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर भी पूछा गया है अलंकार, और यहाँ पर जो अलंकार बनेगा वो बनेगा आपका यमक। ठीक है, यहाँ पर जो है उर्वशी उर्वशी 2 बार जो है प्रयुक्त हुआ है और दोनों बार जो है इसका अर्थ अलग ही हो जाएगा। तो इस तरह से एक उर्वशी और 3 बार जो है उर्वशी प्रयोग हुआ है। जब एक ही शब्द जो है 2 बार या 2 से अधिक बार आता है और उसके अर्थ भी अलग होते हैं तो वहां पर जो है यमक अलंकार आपको देखने को मिल जाता है। खरोष्टी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? जो खरोष्टी लिपि है वो भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो खरोष्टी लिपि हो जाती है आपकी पश्चिमेतर क्षेत्र में। जो पश्चिम का हमारा क्षेत्र है उसमें आपको खरोष्टी लिपि देखने को मिल जाएगी। और जो खरोष्टी लिपि है ये आपकी दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, ये आपका दाएं है, ये आपका बाएं है, तो वो ऐसे लिखी जाएगी। ठीक है, दाएं से बाएं लिखी जाएगी। वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति है। वर्ण संकेतों के की सहायता से, तो वो मानी जाती है लिपि। सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई है? भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई है? तो ये प्रदान की गई है आपकी, ये प्रदान की गई है 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, ये जो है भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है। निम्नलिखित में अघोष महाप्राण धुनि है। अघोष महाप्राण, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अघोष कहते किसको है। तो अघोष हो जाएंगे आपके, ऐसे बनता है आगे वाले। ठीक है, तो आगे वाले 2 जो हैं वो आपके अघोष माने जाएंगे, जैसे कै, खे, गे, घे और न। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। आपसे पूछा गया अघोष और महाप्राण, तो अघोष और महाप्राण जो आपका बन जाएगा, तो महाप्राण होता है जो आपका बनता है दूसरा और चौथा, यानी कि कै, खे, गे, घे और न। तो जो ख है और घ यानी दूसरा और चौथा, ये बनते हैं आपके महाप्राण। ठीक है, और अघोष कहा जाता है जो आगे वाले जो है हमारे होते हैं। ठीक है, और अघोष में जो है आपके जिन वर्ण को बोलते समय कम वायु निकले उनको जो है अल्प प्राण भी कहा जाता है। ठीक है, तो अघोष होते हैं वो, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कौन सा बनेगा इनमें से? तो इनमें से बन जाएगा आपका ख, ये जो है आपका महाप्राण भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर बन जाएगा। 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान, तो इसका जो उच्चारण स्थान बनेगा वो बन जाएगा आपका तालव्य। ठीक है, दंत की बात करेंगे तो दंत में आपके ते, थे, दे, धे ये वाले आ जाते हैं। ओष्ठ में आपके आ जाएंगे जैसे पै वाले शब्द, पै वाले वर्ण पै, फै, बै, भै और ऊ वाले आ जाते हैं। इसके बाद वर्ष की बात करें तो इसमें आपके आते हैं जैसे से, रे, ले, जे, ये आपके वर्ष में आ जाते हैं।
ठीक है, तो ये आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा तालव्य बन जाएगा। राम रोटी नहीं खाता, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या बनेगा? राम रोटी नहीं खाता है, इसका जो कर्मवाच्य बनेगा तो वो बन जाएगा आपका राम से रोटी नहीं खाई जाती है। तो राम से रोटी नहीं खाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट बन जाएगा। सहस्तेन खाद्य में कौन सा कारक है? सहस्तेन, ठीक है, खादती, तो इसमें जो बनेगा आपका वो बन जाएगा करण कारक, यानी वो हाथ से खाता है, ठीक है, वो जो है हाथ से खाता है। तो से, जहां पर भी से आपको देखने को मिल जाए तो वो जो आपका करण कारक माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा है जो स्त्रीलिंग माना जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर जो स्त्रीलिंग माना जाएगा वो माना जाएगा आपका इच्छा, हमारी इच्छा है, ठीक है, तो ये जो है आपका, बाकी सभी आपके पुल्लिंग माने जाएंगे। लड़की पढ़ती है, यह वाक्य बहुवचन में क्या होगा? लड़की पढ़ती है, तो इसका जो बहुवचन बनेगा वो बन जाएगा आपका लड़कियां पढ़ती है, ठीक है, लड़कियां पढ़ती हैं, तो ये बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। संधि भेद का सही विकल्प चुनना है। तो यहां पर दिया गया है उद्धरण, और उद्धरण कैसे लिखा जाएगा? तो यहां पर आपकी आती है व्यंजन संधि, और ये बनता है आपका उत प्लस हरण, ये बन जाएगा उद्धरण, ठीक है, और ये दिया गया आपका ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। व्यंजन संधि यहां देखने को मिल जाएगी। निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही अव्ययी भाव समास का विकल्प है। अव्ययी भाव समास का विकल्प है, निसंदेह की यहां पर बात हो रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा संदेह के बिना, बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जेब कतरा, जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है? तो जेब कतरा हो जाएगा, इसमें जो आपका समास बनेगा वो बन जाएगा कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है, यानी जेब को कतरने वाला, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कर्म तत्पुरुष समास, यहां पर देखने को मिल जाएगा। समास कितने होते हैं? तो समास होते हैं आपके 6 प्रकार के, ये तो आपने पढ़ रखा होगा, समास 6 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में किस शब्द में तद्वित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तद्वित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, वो कौन सा हो जाएगा? तो तद्वित का जिसमें प्रयोग है वो हो जाता है आपका वासुदेव, डी हो जाएगा यहां पर आपका करेक्ट आंसर। एक तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा यहां पर? तो तत्सम जो शब्द बनेगा वो बनेगा यहां पर डाकिनी, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, ये जो है आपका डाकिनी बनेगा जो तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो यहां पर जो तत्सम बनने वाला है वो बनने वाला है त्वरित, ठीक है, और एक चीज आपको याद रखनी है, जहां पर भी आपको चंद्र बिंदु देखने को मिल जाए वो जो शब्द बनता है वो बनता है हमेशा तद्भव। कौन सा शब्द बनेगा? ये तद्भव बनेगा, ये एक छोटी सी ट्रिक है, इसको देखते ही जो है आप तद्भव यहां पर लगा सकते हैं। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, तो भाग्य का जो पर्यायवाची नहीं है, प्रारंभ जो है भाग्य का पर्यायवाची है, भवितव्य और नियति व्यय, लेकिन जो नियत है, नियत खराब होती है आदमी की, तो ये जो है आपका यहां पर बन जाएगा भाग्य का जो पर्यायवाची, ये नहीं बनेगा नियत। निम्नलिखित में से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सबसे पहले देखते हैं चंद्रमा का कौन कौन सा पर्यायवाची हो जाएगा। तो इसमें एक तो आपका शशि जो है ये आपका चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा, और एक आपका इंदु जो है ये भी चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा, लेकिन जो राका है ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, और शीत जो है ये भी चंद्रमा का नहीं है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, एक तो आपका बी सही हो जाएगा और एक आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है, तो आपके इस क्वेश्चन में जो आपका करेक्ट बनने वाला है बी और सी बोथ आपके जो है करेक्ट आंसर बन जाएंगे। निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द है? उपकार का विलोम आपसे पूछा गया है, तो उपकार का जो सही विलोम बनेगा वो बन जाता है अपकार, ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछेगा जो अनुदार है उसका विलोम,
तो अनुदार का जो विलोम बनेगा वो बन जाता है आपका उदार। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए उत्थान का, तो उत्थान का जो विलोम बनेगा वो बनेगा पतन, और अनुचित, अनुचित का जो विलोम बनेगा वो बनेगा आपका उचित। इस तरह से आप सभी को करेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बनने वाला, आधार का विलोम शब्द क्या है। आधार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो आधार का जो विलोम शब्द बनेगा यहाँ पर वो बन जाएगा आपका आधे। ठीक है, ये हो जाएगा आधार का विलोम शब्द। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध शब्द आपको यहाँ पर बताना, शब्द की बात हो रही है। शुद्ध वर्ड भी यानी शब्द भी आपसे पूछे जाते हैं, और यहां पर शुद्ध वाक्य आपसे पूछा गया है। तो इसमें जो शुद्ध बनेगा, मैं आपका दर्शन करने आया हूं, तो ऐसे तो कभी नहीं बोल सकते आप। मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, ऐसे भी कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि बर्फ हमेशा ठंडी होती है और आग हमेशा गर्म होती है, तो ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। शब्द केवल संकेत मात्र है, ये भी आपका केवल संकेत मात्र है, ये भी गलत हो जाएगा। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, तो ये जो वाक्य है आपका, ये कहीं ना कहीं आपका करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अगर इनको हमें सही करना हो तो कैसे करेंगे, तो यहां पर बनेगा आपका मैं आपके दर्शन करने आया, क्योंकि जो दर्शन शब्द है वो हमेशा जो है बहुवचन की श्रेणी में आता है, तो मैं आपके दर्शन करने आया हूं। ठीक है, और दूसरे में कहेंगे मेरे लिए बर्फ और आग लाओ, ऐसा बोल सकते हैं। और जो आपका सी है उसमें बोला जाएगा शब्द संकेत मात्र है, तो केवल नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो केवल का प्रयोग यहाँ पर अनुचित है। तो इस तरह से आपका जो करेक्ट बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अशुद्ध शब्द कौन सा है। अशुद्ध शब्द यहाँ पर आपसे पूछ लेगा शब्द, तो जो अशुद्ध शब्द बनेगा यहाँ पर वो बन जाएगा आपका नुपुर। नुपुर ऐसे नहीं लिखा जाएगा, नुपुर ऐसे नहीं लिखा जाएगा। तो नुपुर कैसे लिखा जाएगा, तो नुपुर में बनता है आपका नू, यानी न पर जो है बड़े की मात्रा आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इस तरह से नुपुर लिखा जाएगा। त्याज्य बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा, वांछनीय ऐसे लिखा जाएगा, और विरहणी बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा। और ये जो विरहणी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कई बार आपकी परीक्षाओं में बना है क्वेश्चन। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है। तो जो अशुद्ध अंश यहाँ पर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका घोर नहीं होता है। ठीक है, घोर ये नहीं होगा यहाँ पर। घोर के स्थान पर यहाँ पर जो प्रयोग होगा वो होगा घनिष्ठ संबंध है, हमेशा जो है यहाँ पर घनिष्ठ का ही प्रयोग किया जाएगा। लौटकर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा। लौटकर आया हुआ, तो जो लौटकर आया हुआ है उसके लिए जो एक शब्द प्रयुक्त होगा वो होगा प्रत्यागत। ठीक है, प्रत्यागत है, अगर इसकी संधि करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति प्लस आगत हो जाएगा प्रत्यागत। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अन्न को पचाने वाली अग्नि है, अन्न को पचाने वाली अग्नि को क्या कहा जाता है। तो अन्न को जो पचाने वाली अग्नि है उसको कहा जाता है जठराग्नि। ठीक है, इसी तरह से जो बड़वाग्नि है, तो बड़वाग्नि कहा जाता है जो समुद्र में लगने वाली आग है। कहां पर, समुद्र में लगने वाली आग, उसको कहा जाता है आपका बड़वाग्नि। अगर आपसे पूछ लिया जाए जंगल में लगने वाली आग, तो उसको कहा जाता है दावाग्नि। ठीक है, ये कहाँ है, यह जंगल में लगने वाली आग, लगने वाली आग, इसको कहा जाता है दावाग्नि। ठीक है, और जो दावानल है वो भी इसी को कहा जाता है जो जंगल में आग लगती है। अगला हमारा पर क्वेश्चन बनेगा और ये बनेगा हमारा 74 नंबर। जो मापा ना जा सके, इसका सही अर्थ क्या है। कुछ क्वेश्चन बड़े इजी आ जाते हैं सभी प्रैक्टिस सेट में, और कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो स्टूडेंट पे हिलते भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है जब हम एग्जाम में बैठते हैं, तब हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जो मापा ना जा सके, तो उसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा। तो उसके लिए जो एक शब्द बनेगा वो बनेगा आपका अपरिमेय। ठीक है, इसको मापा नहीं जा सकता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, और इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ऐसा कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट। एक तो दोष था ही, उस पर दूसरा दोष लग जाना, इसका सही कहावत क्या हो जाएगी। एक तो दोष था ही, दूसरा दोष और लग गया, तो वो हो गया एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। अब ये ऑप्शन किस में है, तो ये दिया गया आपका ऑप्शन नंबर सी में। एक तो करेला ऊपर से और
कड़वे पेड़ पर चढ़ गया यानी नीम के पेड़ पर चढ़ गया, तो ये हो जाता है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है। अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि अधजल गगरी, जल तो कम है उसमें लेकिन दिखावा ज्यादा करे, यानी कम ज्ञान में दिखावा ज्यादा करना। ठीक है, ये यहाँ पर इसका बन जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए हाथ कंगन को आरसी क्या, तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। और एक और बनता है जैसे छोटा मुंह बड़ी बात, यानी कि छोटा मुंह बड़ी बात यानी अपेक्षा के विपरीत प्रतिक्रिया करना, तो ये होता है छोटा मुंह और बड़ी बात। ठीक है। अब बनता है आपका 9 2 11 होना का अर्थ क्या हो जाएगा। 9 2 11 होना, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा भाग जाना। ठीक है, 9 2 11 हो जाना। प्रश्न पद नव्यार्थ युक्त बोध विधायिनी स्फुरंती तत्व करे बुद्धि प्रतिभा सर्वतमुखी। उक्त कथन किसका है। ये जो कथन है ये माना जाएगा वाग भट्ट का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये जो है वाग भट्ट का माना जाता है। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं। जो काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ जो है किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं। तो ये जो स्वीकार किए जाएंगे वो स्वीकार किए जाते हैं एक तो उपमा से, एक अर्थ गौरव से और एक पद लालित्य से, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा। विधि क्या है। विधि आपसे पूछी गई है, विधि क्या है। तो विधि होती है, ये कहा जाता है आपका रूपक को। ठीक है, जहां पर रूपक का प्रयोग किया जाता है वो हो जाएगी आपकी विधि। ठीक है, जो विधि है वो एक नाटक भी होता है। ठीक है, एक जिसमें एक जो है नाटक होती है वो विधि मानी जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। और ये जो है रूपक के अंतर्गत ही देखने को आपको मिल जाएगी विधि, यानी साफ साफ शब्दों में कहें कि जो विधि का संबंध है वो रूपक से है, इतना आपको समझना है बस। मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा। मनोयोग यानी मन प्लस योग। ठीक है, यहां पर जो संधि बनती है मन प्लस योग, संधि कौन सी बनती है, तो विसर्ग संधि आपको यहां पर देखने को मिलती है इसमें। तो अब विसर्ग संधि मन प्लस योग किस में दिया गया, तो ये दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ये आपका यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा और विसर्ग संधि यहां पर हो जाएगी। सचित शब्द में कौन सी संधि है। सचित शब्द में संधि, तो इसमें जो संधि बनेगी वो बनेगी सचित्व। ठीक है, ये बनेगी आपके यहां पर संधि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। शुद्ध भाषा शब्द में समास है। शुद्ध भाषा समास में जो समास है वो कौन सा है। तो द्वंद्व तो इसमें होगा नहीं क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान नहीं है। तत्पुरुष भी इसमें नहीं होगा और अव्यय भी इसमें कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो शुद्ध भाषा, शुद्ध है जो भाषा अर्थात कर्मधारय समास आपको देखने को मिल जाएगा। और कर्मधारय की पहचान है जहां पर है समान, जहां पर है जो या के समान देखने को मिल जाए वहां पर आपका कर्मधारय हो जाएगा, यानी शुद्ध है जो भाषा अर्थात कर्मधारय बन जाएगा। नवे शब्द के योग में विभक्ति होती है। जो नवे शब्द है उसके योग में कौन सी विभक्ति हो जाएगी। तो नवे शब्द के योग में जो विभक्ति बनती है वो बनती है चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आत्मन शब्द के चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी बहुवचन का रूप क्या होगा। ये कई बार पूछा जाता है आत्मन का। तो आत्मन का जो बनेगा यहां पर वो बन जाएगा आपका आत्मभ। ये है आपका चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन रूप। ठीक है, ये इसका बन जाएगा किसका, आत्मन का जो है आपसे पूछा गया है। लिट लकार किस काल का बोधक है। जो लिट लकार है वो किस काल का बोधक है। तो ये जो बोधक माना जाता है वो माना जाता है आपका भविष्यत काल का। सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगर वर्तमान काल आपसे पूछ लिया जाए तो वो माना जाता है जो आपका लट लकार होता है। ठीक है, ये होता है आपका वर्तमान काल। भूतकाल आपसे पूछ लिया जाए तो भूतकाल में आपका जो है नीचे लग जाता है अंग है, यानी कि एल इस तरह से जो है आपको लंग लकार, ये हो जाता है आपका जो है भूतकाल। इस पॉइंट का आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये लिट लकार है, ये लंग लकार है। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन बनता है सीता स्थाल्या तंडुलान ओदन पस्ती इत्यत्र केन सूत्रेन सिद्ध्यति। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सप्त में धी करने।
ए हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। ये जो है संस्कृत है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। विद्यालय निक्षा जलाशय अस्थि का सही अर्थ क्या है? विद्यालय निक्षा जलाशय अस्थि यानी विद्यालय जो है वो जलाशय के समीप है, जो निक्षा यानी निकट है उसके। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बन जाएगा विद्यालय के समीप जलाशय है। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ये बन जाएगा। सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम में जीवन हीना। तो उपयुक्त काव्य पंक्तियों में रचयिता कौन है? इन पंक्ति के रचनाकार, तो इन पंक्ति के जो रचनाकार है वो माने जाएंगे नामदेव। ठीक है, कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे नामदेव। मेरी भव बाधा हरो दोहे में प्रयुक्त झाई शब्द के सही अर्थ है। इसमें जो है झाई शब्द के सही अर्थ कौन से हो जाएंगे? तो यहां पर जो झाई शब्द का सही अर्थ बनेगा, एक तो बन जाता है आपका परछाई और एक बन जाता है आपका झलक। ठीक है, ये होती है आपकी झाई। तो ए और बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ए और बी दिया गया आपका ऑप्शन नंबर ए में, ये आपका करेक्ट माना जाएगा। जायसी ग्रंथावली के संपादक कौन है? जायसी ग्रंथावली के संपादक, तो जायसी ग्रंथावली के जो संपादक हैं वो माने जाएंगे आपके रामचंद्र शुक्ल। बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? कौन सी रचना है जो मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की इनमें से नहीं है, वो हो जाती है आपकी जो अखरावट है, ये आपकी जायसी की हो जाएगी, पद्मावत भी हो जाएगी और आखिरी सलाम भी हो जाएगी। लेकिन जो नागमती विरह है ये आपकी रचना जायसी की नहीं है, ये किसकी हो जाएगी? ठीक है, तो ये जो है आपका करेक्ट हो जाएगा कि नागमती विरह जो है इसकी नहीं है। गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग पंक्ति में निम्नलिखित में से किसकी पंक्तियां हैं? किसकी पंक्तियां हो जाएंगी? गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग। तो ये जो पंक्तियां मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी तुलसीदास की। ठीक है, किसकी हो जाएगी? तुलसीदास की ये पंक्तियां हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा। निम्नलिखित में से तुलसीदास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तुलसीदास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो तुलसीदास के बारे में जो सही नहीं है, तुलसी को लोक और शास्त्र दोनों में गहरी पैठ है, तो ये तो आपका करेक्ट बन जाएगा। तुलसी में जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की अचूक समझ थी, ये भी करेक्ट हो जाएगा। प्रकृति और जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनके रचना संसार के विशेष समृद्धि नहीं हुई है, तो ये तो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति और जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनकी रचना में विशेष समृद्धि हुई है, ये आपका गलत माना जाएगा। तुलसी दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चित्र और उनके समन्वय की कमी है, तो बिल्कुल ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो तीसरे वाला है उसमें जो है ये बात जो है नकारी गई है कि इसमें ऐसा नहीं है, जबकि ये सही है। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही नहीं माना जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आपका नंददास के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार क्या है? किसके बारे में? नंददास के बारे में। तो नंददास के बारे में जो विचार हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल के, उनमें देख लेते हैं क्या क्या हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे यहां पर इनकी रचना की बड़ी सरस और मधुर है। जो इनकी रचना है बड़ी सरस और मधुर है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। कृष्ण की रासलीला का अनुप्रसादयुक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन किया गया है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। इनकी रचना रास पंचाध्यायी 16 छंदों में लिखी गई है, तो ये आपका यहाँ पर गलत माना जाएगा। ठीक है, इनकी जो रचना है रास पंचाध्यायी ये आपकी लिखी गई है रोला में, रोला छंद में जो है ये लिखी गई है, तो ये आपका गलत माना जाएगा। अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि नंददास की कविता में नहीं पाए जाते हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा? नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपके गलत हो जाएंगे। ठीक, तो ए और बी आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे और ए और बी दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो ये ही आपका करेक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर आता है हमारा अगला क्वेश्चन, नंद जू मेरे आनंद भयो
हो गोवर्धन ते आयो, तुम्हारे पुत्र भयो, मैं सुने के अति आतुर उठी धायो। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्वेश्चन आपका लेवल आपको कैसा लग रहा है, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, ग्रुप में शेयर कर सकते हैं और वीडियो को जो है आप लाइक भी करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। अगर आप किसी तरह का सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम जल्द से जल्द जो है उस पर जो है विचार करेंगे। फिलहाल यहाँ पर बात की गई है 96 नंबर क्वेश्चन की और इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, जो पंक्तियां हैं ये मानी जाती हैं सूरदास की, तो बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। निम्नलिखित में से देव की रचना नहीं है। देव की रचना कौन कौन सी नहीं है यहाँ पर? तो इनमें से जो रचनाएं हैं वो आपकी जो रस विलास है ये आपकी देव की नहीं है। ठीक है, ए हो जाता है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है? असंगत युग्म आपको बताना है। तो असंगत जो हो जाएगा यहाँ पर, सबसे पहले जो प्रेम वाटिका है वो रसखान की हो जाती है। सुजान चरित ये आपकी घनानंद की नहीं है। सुजान चरित किसकी है? तो सुजान चरित जो है ये हो जाएगी आपकी कवि सूदन की। ठीक है, ये आपका असंगत हो जाएगा। रसविलास हो जाती है आपकी चिंतामणि की। ठीक है, और ये पिछले क्वेश्चन में दी गई है रसविलास, ये आपकी चिंतामणि की है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर चिंतामणि की हो जाएगी रसविलास। ठीक है, और बाकी जो रचनाएं थी यहाँ पर ये किसकी हैं? तो ये हो जाती है आपकी देव की। इसके बाद आपकी ललित लालाम, ये आपकी मतीराम की हो जाएगी। आपसे पूछा गया था असंगत, तो असंगत केवल बी यहाँ पर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी राम नरेश त्रिपाठी की हो जाएगी? राम नरेश त्रिपाठी की हो जाएगी वो कौन सी है? तो राम नरेश त्रिपाठी की हो जाएगी, वो हो जाती है मानसी। फुटकल कविता यहाँ पर संग्रह माना जाता है और ये जो आई है आपकी 1927 में देखने को आपको मिल जाती है, 1927 में। निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना है जो द्विवेदी युग की नहीं है? तो द्विवेदी युग की नहीं है वो हो जाती है आपकी आंसू। ठीक है, आंसू जो है द्विवेदी युग की नहीं है, आंसू हो जाएगी ये छायावाद युग की। और ये छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, उनके द्वारा ये लिखी गई है। किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद के द्वारा ये लिखी गई है आंसू। बाकी वैदेही वनवास, उद्धव शतक और भारत भारती ये आपकी हो जाती हैं द्विवेदी युग की। अब आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ सूची 1 है और एक तरफ सूची 2 है, आपको जो है इनसे मैच करना है। तो देख लेते हैं, एक तरफ हमारा सबसे पहले आ जाएगा विषमता की पीड़ा से व्यक्त हो रहा है स्पंदित विश्व महान। तो ये संबंधित हो जाती है आपकी जयशंकर प्रसाद से। मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार, ये संबंधित हो जाएंगे आपकी सुमित्रा नंदन पंत से। दिन 12 वर्षों में घोड़े के भी सुन गए हैं फिरते, ये कही गई है आपकी जो है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। और तोड़ दो यह क्षितिज, मैं भी देख लूं उस ओर क्या है, ये कही गई है महावीर प्रसाद महादेवी वर्मा की। तो इस तरह से आपका जो बनेगा ए का 1 बन जाएगा। ए का 1 आपका 2 ऑप्शन में दिया गया है, बी का बन जाएगा 3 और बी का 3 केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है, सी का 2 हो जाएगा और डी का आपका 4 हो जाएगा। इस तरह से आपका जो करेक्ट बनेगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से यहां पर भी एक थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है, फिर विकल है प्राण मेरे गीत के निहितार्थ। ठीक है, और इसमें पूछा गया है सही उत्तर का यहाँ पर चयन करना है। फिर विकल है प्राण मेरे गीत के निहितार्थ हैं, तो इस गीत के जो निहितार्थ हैं वो कौन से हो जाएंगे? तो इस गीत के निहितार्थ जो बनते हैं वो बनते हैं आपके अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजनी दुनिया को देखना चाहती है। एक तो बी आपका करेक्ट बन जाएगा और एक बन जाएगा स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। ठीक है, तो ये भी आपका करेक्ट बन जाएगा, यानी बी और डी आपके यहाँ पर करेक्ट बन जाएंगे, बी और डी। ऑप्शन नंबर ए में जो है ये चीजें दी गई हैं। परवासी के गीत किसकी रचना है? परवासी के गीत, तो ये जो रचना मानी जाती है वो मानी जाती है नरेंद्र शर्मा की। परवासी के गीत नरेंद्र शर्मा की रचना हो जाएगी। तुलसीदास किसकी काव्य रचना है? तुलसीदास किसकी काव्य रचना है?
तो तुलसीदास हो जाती है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई है। इसका अगर प्रकाशन वर्ष आपसे पूछ लिया जाए तो 1938 हो जाता है। कई बार हम आपको इसको पहले भी बता चुके हैं। और आपसे क्वेश्चन हमने पूछा है, अगर आप चाहते हैं इन प्रैक्टिस सेट को जो है कंपाइल करके एक वीडियो में दे दिया जाए, अगर आप कमेंट में लिखेंगे तभी हम इनको करेंगे, वरना उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप चाहते हैं तो हम 10 प्रैक्टिस सेट को जो है एक ही वीडियो में दे देंगे, ताकि आपको जो है काफी क्वेश्चन, लगभग 50% क्वेश्चन जो है आपके उन्हीं प्रैक्टिस सेट से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आपको बार बार कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको केवल एक वीडियो देखनी है और 10 प्रैक्टिस सेट कम से कम हम आपको वहां पर कंपाइल करके दे देंगे। हालांकि वो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर आप कहेंगे तभी हम इस काम को करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, झांसी की रानी कविता में किंतु काल गति चुपके काली घटा घेर लाई पंक्ति के माध्यम से क्या कहा गया है? इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहा गया है? तो इनके माध्यम से जो कहा गया है वो कहा गया है यहाँ पर राजा की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये कहा गया है इन पे झांसी की रानी कविता में, किंतु कालगति चुपके काली घटा घेर लाई, यानी कि राजा की मृत्यु हो गई है। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता वह ध्वनि, काव्य पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? काव्य जो पंक्तियां हैं वो किस कविता से ली गई हैं? तो ये ली गई हैं विप्लव गायन से। ये हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, जो विप्लव गायन है ये किसकी रचना है? तो ये जो रचना है ये हो जाती है बाल कृष्ण शर्मा नवीन की। कौन हो जाएंगे? बाल कृष्ण शर्मा नवीन, इनकी जो है रचना हो जाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन बनेगा, ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंथ था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाम शिखर थे, एक दूसरे से विरथ हुई हो, अलग अलग रह रही, अलग अलग कर रही, जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित, बेबस उन चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन। उपयुक्त पंक्तियों में चकवा चकवी के बारे में व्यक्त नागार्जुन के विचार को साहित्य जगत में क्या कहा जाता है? तो साहित्य जगत में इनको क्या कहा जाता है? तो साहित्य जगत में इनको कहा जाएगा कवि प्रसिद्धि। सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में कथन आपसे पूछे गए हैं, तो इनमें आपके दिए गए हैं 5 कथन, आपसे पूछे गए हैं सत्य कौन कौन से हैं। तो केवल सत्य की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला देखेंगे, फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू हिंदी गद्य पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई। तो ये आपका यहाँ पर जो है करेक्ट मान लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू हिंदी गद्य पुस्तकें लिखने की व्यवस्था की गई थी। तो पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। इंग्लैंड के एक इतिहास का और मार्समैन साहब के प्राचीन इतिहास का अनुवाद कथासार नाम से प्रकाशित हुआ है। तो ये आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाता है यहाँ पर गलत। जॉन गिलक्राइस्ट जो है हिंदी उर्दू के अध्यापक थे, ये भी करेक्ट हो जाएगा, वो हिंदी और उर्दू के अध्यापक थे। और विलियम कैरे और अन्य पादरियों के उद्योग से इंजिल का अनुवाद हुआ, ये गलत हो जाएगा। और एक आपका हो जाएगा, सदल मिश्र ने कॉलेज से जुड़कर खड़ी बोली के गद्य विकास में योगदान दिया, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो जो करेक्ट बने हैं आपके ए सी ई और ए सी दिया गया आपका ऑप्शन नंबर सी में, यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बनता है, राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित में से उपयुक्त कथन कौन से हैं? राम मोहन राय के संबंध में कौन से कथन यहाँ पर सही हैं? तो यहाँ पर जो सही बनेंगे आपके वो बन जाएंगे, वे भारत में राष्ट्रीयता पत्रकारिता के संपादक थे, राष्ट्रीय पत्रकारिता के संपादक माने जाते हैं। एक, वे ईसाई धर्म की नैतिक प्रणाली से प्रभावित भी थे, ये भी करेक्ट माना जाता है। और एक, वे जो है मूलतः युक्तिवादी और नैतिकतावादी धर्मानुयायी बने रहे, ये भी करेक्ट हो जाता है। तो बी सी दिया गया आपका ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, एक तरफ आपके नाटक दिए गए, एक तरफ आपके पात्र दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है जो चंद्रगुप्त है उसके नाटक के पात्र कौन हो जाते हैं।
तो चंद्रगुप्त नाटक के पात्र माने जाएंगे आपकी लीला, ये चंद्रगुप्त नाटक के पात्र है। अंजो दीदी जो नाटक है उसकी जो पात्र मानी जाएगी वो मानी जाएगी मुन्नी। बकरी जो नाटक है उसके एक पात्र होते हैं वो माने जाते हैं राम। और स्कंदगुप्त में जो पात्र है वो हो जाता है जयमाला। ठीक है, इस तरह से 1 का 4 हो जाएगा और 1 का 4 आपका 2 ऑप्शन में दिया गया है। इसके बाद बनता है आपका बी का हो जाएगा 1, और बी का जो 1 है वो दिया गया है आपका बी का 1 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आपका बी का 1, सी का 2 और डी का 3, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो पहले से बाद के क्रम में आपको यहाँ पर लगाना है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर सबका जो है ईयर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले बाण भट्ट की जो आत्मकथा है ये आपकी 1946 में। गोदान आया है आपका 1936 में। तमस आपको देखने को मिल जाएगा 1973 में। ठीक है, ये इनके सबके ईयर हैं। जिंदगी नामा जो है ये देखने को मिलेगा आपका 1979 में। और राग दरबारी की बात करेंगे तो ये आपका आ जाता है 1968 में। अब इस तरह से आप इनको जो है लगा सकते हैं। सबसे पहले कौन सा आया है, तो सबसे पहले आ जाएगा 1936 वाले, यानी कि गोदान। 1936 है गोदान, यानी कि सी जो है आपका पहले देखने को मिल जाएगा। 2 एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है आपका सी के बाद आ जाएगा आपका ये, यानी बाण भट्ट की आत्मकथा। तो सी के बाद ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद आ जाएगा आपका जो है सी ए डी, सी ए डी। ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा आपका ई और फिर बी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। आर्य भाषाओं में शामिल कौन सा नहीं है? तो यहां पर जो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है वो हो जाती है आपकी तुर्की। ये जो है आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो आर्य भाषाओं में जो शामिल नहीं है उसमें आपकी संस्कृत शामिल हो जाएगी, और एक आपकी अंग्रेजी भी शामिल हो जाएगी, फारसी भी, लेकिन अरबी जो है उसमें शामिल नहीं है आर्य भाषाओं में। निम्नलिखित में उच्चारण के अनुसार स्वरों के भेद हैं। उच्चारण के अनुसार स्वरों के भेद 25, तो ये माने जाते हैं आपके सानुनासिक और निम्नुनासिक। ये उच्चारण के अनुसार स्वरों के भेद माने जाते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? विशेषण की दृष्टि से असंगत युग्म आपसे यहां पर पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बन जाता है पानी और सागर। ये जो है विशेषण की दृष्टि से असंगत है, जबकि काला जो है वो घोड़ा हो सकता है, धारदार हथियार हो सकता है, गरीब महिला हो सकती है, लेकिन पानी और सागर जो है इस तरह से वर्ड ये नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, यही आपका यहाँ पर असंगत माना जाएगा। अब आपसे पूछा गया सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और दिए गए विकल्प का उत्तर का चयन करना है। एक तरफ आपके समास दिए गए हैं और एक तरफ उनके उदाहरण दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है करने के लिए। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर आ जाएगा तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास का जो उदाहरण माना जाएगा वो माना जाएगा शिवालय। ठीक है, द्वंद्व की बात करेंगे जब दोनों पद प्रधान होते हैं तो वो हो जाएगा लव और कुश। दोनों पद प्रधान यहाँ पर हो जाएंगे। अव्ययीभाव समास में पहला जो पद है वो आपका अव्यय हो जाता है, यानी यथामति देखने को मिल जाएगा। और बहुव्रीहि में जब कोई सा भी पद प्रधान नहीं है और उनका जो है तीसरा ही जो है शब्द प्रधान माना जाएगा, तो वो हो जाता है चक्रपाणी। चक्रपाणी यानी चक्र है जिसके हाथ में। ठीक है, तो वो बन जाते हैं आपके विष्णु। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो करेक्ट बनेगा, ए का आपका 3 बन जाएगा। ए का 3 आपका 2 ऑप्शन में दिया गया है, और बी का आपका 1 हो जाएगा। बी का आपका 1 दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, सी का 2 और डी का 4, यही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। दिगु समास का उदाहरण है दिगु। ठीक है, तो दिगु बनेगा जहां पर पहला पद संख्यावाची हो। तो ऐसा कौन सा है? नीलकंठ नहीं है, मुखचंद्र नहीं है, ध्यानमग्न नहीं है, तो तिराहा ही बचता है आपका यहाँ पर। ठीक है, और यही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। निम्नलिखित में से सोपसर्ग से बना शब्द नहीं है। सोपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है? तो सु से तो आपका सुगम बनता है, सु से आपका सुलभ बनता है, और सु से ही आपका जो बन जाएगा सुआगत। ठीक है, लेकिन सु से आपका स्वरूप नहीं बनेगा, ये बनेगा आपका सु से आपका स्वरूप नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये बनेगा आपका सु है प्लस रूप। ठीक है,
तो इस तरह से आपका जो सु उपसर्ग से बना हुआ शब्द आपका सी नहीं है। किस विकल्प में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद दिए गए हैं? उत्पत्ति के आधार पर दिए गए हैं शब्दों के भेद। तो ये दिए गए हैं आपके, उसमें आपका जैसे तत्सम है, तद्भव है, देशज और आगत, ये दिए गए हैं उत्पत्ति के आधार पर। और उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के। 4 प्रकार में आपका तत्सम आ जाएगा, तद्भव आ जाएगा, देशज और आगत। सी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द देखने को मिल जाएंगे। आप भला तो जग भला लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आप भला तो जग भला, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बन जाता है यहाँ पर अच्छे को सभी अच्छे मिलते हैं। बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आंख चुराना मुहावरे का निम्नलिखित में से सही अर्थ क्या है? आंख चुराना, तो आंख चुराने का जो मुहावरे का अर्थ है वो माना जाता है आपका सामने ना आना, ठीक है, उसको कहते हैं आंख चुराना। दूर से फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? दूर से फेंक कर, तो 2 तरह के हथियार आपको देखने को मिलते हैं, एक आपका अस्त्र होता है, एक आपका शस्त्र होता है, ठीक है। तो जो दूर से फेंक कर चलाए जाएंगे वो होता है आपका अस्त्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जो हाथ में रखकर चलाए जाएंगे वो होता है आपका शस्त्र। शस्त्र मानी सह हाथ के, सह हाथ के, और सह हाथ जब होता है तो हाथ सहित हो जाएगा, सह हाथ, ठीक है। तो यहां पर आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, सह हाथ यानी हाथ सहित। तो हाथ के रखकर जो चलाए जाएंगे वो शस्त्र होंगे, जो दूर से फेंक कर चलाए जाएंगे वो अस्त्र होंगे, ए हाथ के यानी बिना हाथ के उनको चलाया जाएगा। ऐसे आप इसको याद करने का तरीका है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। अब यहाँ पर हमारे जो करेक्ट हो गए हैं, तो यहाँ पर हमने आपको 14 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और आप हमें बता सकते हैं अगर 10 प्रैक्टिस सेट आपको एक वीडियो में चाहिए तो हम आपको जो है 1-2 दिन में ही वो करा के दे देंगे, लेकिन उसके लिए हमें आपकी सहमति की आवश्यकता होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि 10 प्रैक्टिस सेट आपको एक ही वीडियो में और बहुत जल्दी करके मिल जाए तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपका इंतजार करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।